हेलो फ्रेंड्स, एमडीएसएन स्कूल्स की विज्ञान की चर्चा पर आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें क्यों समझना है, मैं एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। आप में से हर कोई रेलवे स्टेशन की स्टील की चेयर्स पे समर और विंटर के समय बैठने का अनुभव आप सबने किया होगा। तो आपने पाया होगा कि विंटर के समय जो चेयर है वो आपको ठंडी और समर के समय गर्म फील होती है। तो ऐसा क्या होता है कि आपको ये अनुभव प्राप्त होता है, इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे। अब हम टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआती वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या तत्वों से मिलकर बनी है और ये तत्व हमेशा मोशन में रहते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो कुछ मास पोज करती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा, जिसको हम कई बार 1/2 mv² या 1/2 mv² भी लिखते हैं फार्मूले के टर्म में। अगर कोई चीज़ गतिज मतलब गतिज अवस्था में है तो उसके पास जिस फॉर्म में एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो हर मॉलिक्यूल्स अगर मोशन में है और उसके पास मास है तो उन हर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का अगर हम एवरेज कर दें तो जो टर्म निकल कर आता है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। और ये बात हमें कैसे पता चली? एक थ्योरम दी गई जिसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी थ्योरी कहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये माना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर। समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला। आपके स्क्रीन पर बीकर दिख रहा होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे होंगे। तो अगर हम उस बीकर को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, मान लीजिए बीकर आपका दाल का कुकर है जिसको हम हीट करते हैं, तो जो दाल की कुकर की सबसे नीचे वाली परत होगी जिससे डायरेक्ट गैस का कनेक्शन होगा वो सबसे पहले गर्म होगी, उसके बाद वाली उसके बाद और उसके बाद वाली उसके बाद और सबसे ऊपर वाली सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर हर परत, हर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अलग अलग होगा या हर मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से अगर हमको पूरे दाल का टेम्परेचर बताना है तो हम उसको हर मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर का या हर मॉलिक्यूल्स के मोशन का एवरेज ले लेंगे, औसत ले लेंगे और हम फिर पूरे दाल का टेम्परेचर बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको येलो कलर में रेड मूविंग मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे। जो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर लो है वो स्लो मोशन में मूव कर रहे होंगे और जिन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हाई है वो फास्ट स्पीड में मूव कर रहे होंगे। इससे हमें पता चलता है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल्स फास्ट स्पीड में मूव करेंगे और टेम्परेचर लो है तो मॉलिक्यूल्स स्लो स्पीड में मूव करेंगे। अब हम टेम्परेचर को कुछ और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्लाइड में जो है उसको पहले मैं डिक्टेट करता हूँ कि टेम्परेचर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनी of several arbitrary scale and indicating the direction in which heat energy will spontaneously flow, that is from a hot body, one at a higher temperature, to a colder temperature, one at a lower temperature. Second point है, it is the way of determining the kinetic energy of the particle within an object. Faster the movement of kinetic energy, more the temperature and vice versa. अभी हमने जो रीड किया है उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो टेम्परेचर जो हम फील करते हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब जो ठंडा या गर्म हम फील करते हैं उसको न्यूमेरिकल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक स्केल है। जैसे और टेम्परेचर को मेजर करने के डिफरेंट स्केल्स होती हैं, सेल्सियस स्केल, रैंकाइन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल
और केल्विन स्केल, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे आगे जैसे ही बात करते जाएंगे उस पर बात करेंगे। तो अब हमको एक बात और समझनी है कि अगर कोई हमेशा जो हीट का फ्लो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है विथआउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, अगर हम कोई भी बाहरी एनर्जी का सोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते हैं तो एनर्जी का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गर्म चाय की प्याली है, उसको हम ठंडे पानी के किसी पॉट पे रखते हैं तो गर्म चाय की प्याली ठंडी होती जाएगी और ठंडा पानी गर्म होता जाएगा, ठीक दोनों का रेट इक्वल होगा और ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक ठंडे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होकर गर्म प्याली की चाय के बराबर ना हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को थर्मल इक्विलिब्रियम भी हम कहते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर की बात डिफरेंट मटेरियल्स में करें जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो पहले मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर ऑल हैव अ टेम्परेचर। द पार्टिकल्स विद इन अ सॉलिड doesn't move but they have vibrational motion. The temperature increase when molecules vibrate faster. The melting point of a solid is the temperature at which the vibrational motion overcome the force of attraction holding the molecules in a solid form. अब हम सॉलिड के लिए इस पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच बंध मजबूत होता है जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, जैसे कि गैसेस में होता है। गैसेस में एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए दोनों मॉलिक्यूल्स अपने स्थान से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो जब भी हम सॉलिड्स को हीट देते हैं तो क्या होता होगा, जबकि गैसेस में तो अगर गैस को हीट देंगे तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से घूमकर एक दूसरी जगह पे जाते हैं और एक दूसरे से कोलाइड भी होते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में क्या होता होगा ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अपने ही जगह से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं या वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा वाइब्रेशन मोशन के डीप में जाऊं तो वाइब्रेशनल मोशन वो मोशन है कि जब आप अपनी मिड एक्सेस से या किसी फ्री एक्सेस से, फ्री पोजीशन से, मिड पोजीशन से दूर और पास बार बार मोशन करें, जैसे कि एक पेंडुलम करता है। आपने कहीं घड़ी में कोई पेंडुलम देखा हो तो वो अपने मिड वाली पोजीशन से एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड सेम मोशन, सेम डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इतना इंक्रीज करते जाएं कि ये वाइब्रेशनल मोशन आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल से इंक्रीज हो जाए तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वह टेम्परेचर है व्हेन वाइब्रेशनल मोशन फोर्स ओवरकम द इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बहुत से लोगों को एक्चुअली में हीट और टेम्परेचर के बीच में कंफ्यूजन रहता है, तो हम पहले तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। पहला स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर इज नॉट द इक्विवेलेंट ऑफ अ एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दैट इज अ बर्निंग मैच इज at a much higher temperature than an iceberg, but the total heat energy contained in an iceberg is much greater than the energy contained in a match box. Second है temperature is an intensive property, one that is independent of the quantity of the matter being considered or independent of the mass. अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में हीट जो है वो एनर्जी ट्रांसफर का एक मीडियम है, जैसे ही वर्क होता है तो हीट एनर्जी ट्रांसफर का एक मीडियम है और टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं, जैसे माचिस की तीली है और एक आइसबर्ग है, मतलब आइस का एक पहाड़ टाइप का। तो अगर हम ये देखें कि माचिस की तीली का टेम्परेचर आइसबर्ग के टेम्परेचर से तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन माचिस की तीली के पास जितनी एनर्जी है वो आइसबर्ग की एनर्जी से बहुत कम है।
इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा एनर्जी के डीप में जाना पड़ेगा। उसमें हम बात कर पाएंगे कि सेंसिबल एनर्जी और लेटेंट हीट के बारे में या लेटेंट एनर्जी के बारे में, तो वहां से वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, उसको मैं फर्दर क्लासेस में आपको क्लियर करूँगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। सिस्टम का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें, नंबर दे सकें, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ये कहता है कि वो प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होती हैं उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके घर में एक मेहमान आए हैं और आपकी माता जी ने दाल बनाई है और आपसे पूछा कि बेटा आप दाल को टेस्ट करके बताओ या आप दाल में थर्मामीटर लगा के बताओ कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो आपको एक कटोरी दाल दी गई, तो आपने उस पर थर्मामीटर लगा के बता दिया कि मम्मी इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने जाके कुकर में थर्मामीटर लगाया और उसका टेम्परेचर मेजर किया, अब आपने पाया कि उसका भी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। इससे ये पता चला कि आप एक कटोरी दाल में थर्मामीटर लगाओ या आप पूरे कुकर में थर्मामीटर लगाओ, दोनों का टेम्परेचर सेम ही आ रहा है। मतलब ये प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ये फार्मूले आपको डिफरेंट बुक्स में, इंटरनेट में सभी जगह मिल जाएंगे। आप इसको अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, अदरवाइज मैं एक एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ जो सबसे इजी मेथड है। आपको इसमें रेफरेंस पॉइंट्स बस याद रखने पड़ेंगे और आप एक स्केल से दूसरे स्केल पे किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी स्केल्स के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। अब हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्केल्स हैं, जिसमें से फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल इंपॉर्टेंट है और एक रैंकाइन स्केल्स भी होती है। इन स्केल्स का रेफरेंस पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर है। जो फ़ारेनहाइट स्केल में 212 फ़ारेनहाइट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 32 फ़ारेनहाइट होता है। जबकि अगर इसी को मैं सेल्सियस स्केल में देखूं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर is the boiling temperature of water and 0 degree Celsius temperature is the freezing temperature of water। और इसी पॉइंट को अगर हम केल्विन स्केल में देखें तो 373.15 केल्विन is the boiling point of water and 273.15 केल्विन is the freezing point of water। अपनी मेथड को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमें 50 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है कि ये फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो हम अपना फार्मूला कैसे लिखेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट ऑफ द डिग्री सेल्सियस स्केल जो होता है 0, तो 50 माइनस 0 डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट ऑफ द डिग्री सेल्सियस स्केल 100 जो होता है 100, तो 100 अप माइनस 0, तो हमारा ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म क्या होगा, 50 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0। अब इक्वल टू हमें चेंज किस में करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो अब हमें फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है तो हमें वो टेम्परेचर मालूम नहीं है, इसलिए हमें उसको T लिख देंगे। माइनस आइस पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल 32 होता है जो, तो T माइनस 32 न्यूमरेटर में आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे स्टीम पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगी 212 माइनस 32। फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन होगी 50 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू T माइनस 32 डिवाइड बाय 180। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए टेम्परेचर के बारे में हम कुछ फ़नी फैक्ट्स जानने की ट्राई करते हैं। तो हमने पाया कि दुनिया के सबसे गर्म और सबसे ठंडे जगहों के बारे में कुछ डाटा है हमारे पास। तो जो सन का टेम्परेचर, सन के कोर का टेम्परेचर है, सबसे इनर पार्ट्स का टेम्परेचर है, वो मैक्सिमम रीच कर सकता है 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस का। आप सबने बिजली चमकते तो देखा होगा आकाश में, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है 27,727 डिग्री सेल्सियस। अर्थ के कोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 5,337 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा वाटर है, अगर वो 1 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर में प्रेजेंट है तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम जिस पे वो बॉईल होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ वैलीज वाज इन डेड वैली यूनाइटेड स्टेट वेयर इट इज रीच्ड इन 56.7 डिग्री सेल्सियस इन 1913। 1913 में अर्थ वैली एक जगह है यूएस में जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अर्थ का रिकॉर्ड किया गया था जो था 56.7 डिग्री सेल्सियस। अब आप सबने आइसक्रीम तो खाई होगी, तो आइसक्रीम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -15 डिग्री सेल्सियस। पूरे अर्थ में सबसे ठंडा नॉन मेटल इंसान को अभी तक या नॉन टेम्परेचर अभी तक हाइड्रोजन का है जो -400 डिग्री सेल्सियस है। अर्थ में अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है, पोलर रीजन में ये पाया जाता है, जिसका लोएस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है जो है -94.7 डिग्री सेल्सियस। और हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन यूनाइटेड किंगडम यूके में 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे फनी फैक्ट्स का डाटा कंप्लीट होता है। यहाँ पर टेम्परेचर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी ख़त्म होती है। आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। इसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे पिन कर दिए जाएंगे और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे